हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल श्री कृष्णा क्लासेस यानी कि एसकेसी सीनियर में क्लास 9 10th के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। मैं हूं अंकित और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का सिलेबस जो है चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उससे आज डिस्कस करने वाले हैं। नया जो सिलेबस है 2023 और 24 में उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th। तो आज सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। अब हमारा ज़रूरत क्या है? हमारा ज़रूरत तो बेसिकली जो हमारी नीड्स को पूरा करता हो, बेसिक नीड्स को बेसिकली पूरा करता हो। और यहाँ पे हमें इकोनॉमिक्स में एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीड्स और वांट्स में, क्योंकि नीड्स हमारा हमेशा क्या होता है, लिमिटेड होता है, और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है। और अगर वांट्स हमारा अनलिमिटेड होगा तो रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड ही उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रिसोर्स एक ऐसा चीज़ है जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तभी हम उसे रिसोर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स इटीसी। अब ये सभी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे कि फॉरेस्ट से लकड़ी मिलता है हमको, ये हमारा नीड है। फर्नीचर का सामान हमारा यूज़ करना नीड है। बेंच, जो वाइट बोर्ड होते हैं, आपके क्लास चलते हैं, तो बिना फॉरेस्ट प्रोडक्ट के हम काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। और यहाँ तक कि हम सब लोग भी क्या है, एक प्रकार के रिसोर्स हैं। क्योंकि आप या हम क्या करते हैं, कोई भी कच्चा सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, उपयोग करने के लायक बनाते हैं, और वो कौन करता है? मानव करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो यानी कि ह्यूमन बींग खुद में भी एक क्या है, रिसोर्स है। आप और हम सब लोग क्या है, एक रिसोर्स हैं, क्योंकि हम भी किसी न किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में, इस्तेमाल करने के लायक। ठीक है, अब एक लकड़ी है, एक लकड़ी क्या है, कच्चा सामान है। उस लकड़ी को उपयोग करने के लायक टेबल कुर्सी जो भी बनाएंगे हम, वो कौन बनाएगा? एक आदमी ही तो बनाएगा। इसका मतलब वो खुद भी तो एक रिसोर्स है, तभी तो उसका मैन्युफैक्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है एक फिनिश गुड में। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है रिसोर्स? तो 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है इसको। ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। वहीं एक्सॉस्टिविटी के आधार पे रिसोर्स को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इस्तेमाल कितना चलता है वो। एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिसका इस्तेमाल हम एक बार कर सकते हैं वो है बेसिकली नॉन रिन्यूएबल, और इसका बार बार हो सकता है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वहीं ऑनरशिप के आधार पे यानी कि अधिकार के हिसाब से रिसोर्सेज जो है वो कई प्रकार से डिवाइड है। यहाँ पे 4 प्रकार रिसोर्स है। इंडिविजुअल इनके व्यक्तिगत रिसोर्स, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, और वहीं चौथा जो बेसिस है स्टेटस और डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल, डेवलप, रिजर्व, स्टॉक। सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। पूरा चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, बहुत ही कम समय में, 15 से 20 मिनट पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, और लास्ट में आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज जो है ओरिजिन के हिसाब से 2 प्रकार से बांटा गया है। बायोटिक रिसोर्सेज सबसे पहला है। देखिए ये स्टूडेंट्स, बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? वैसा प्रकार का रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? अर्थ, धरती। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? अर्थ, जो धरती से पाया जाए। ठीक है, जिसमें लाइफ होता है, लिविंग रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कि वैसे कोई भी रिसोर्सेज जो लिविंग बींग से या ह्यूमन बींग से पाए जाते हैं, वो प्रकार के रिसोर्सेज क्या है? बायोटिक। जैसे कि फिशरीज हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, फ्लोरा एंड फाउना हो जाएगा, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैसे प्रकार के रिसोर्सेज किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। एग्जाम्पल में हम मानते हैं वुलन। अब ये वुलन क्या है हमारा? किससे मिलता है? शिप से मिलता है। शिप किस में आता है? फाउना, फ्लोरा एंड फाउना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाउना में आता है, फाउना को कहते हैं हम एनिमल्स। तो बेसिकली उससे क्या बनता है? वुलन का क्लॉथ्स बनता है। यानी कि एक जो एनिमल है वो क्या है? एक प्रकार का बायोटिक रिसोर्स है, क्योंकि उससे जो मटेरियल्स प्राप्त होते हैं हमें, वो एक लिविंग बींग या ह्यूमन बींग से। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? वैसा कोई भी रिसोर्स जो हमें लिविंग बींग से, ठीक है, जीव चीज़ से, जिसमें जान है, वैसे प्रकार के रिसोर्सेज को हम कहते हैं
बायोटिक। और अबायोटिक जैसा अपोजिट है वैसे प्रकार के रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग बींग से प्राप्त होते हैं जिसमें जान नहीं है, जैसे कि रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं वो अबायोटिक है क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, निर्जीव चीज़ है। वैसे चीज़ें जो निर्जीव चीज़ों से हमें रिसोर्सेज मिले उसे अबायोटिक कहते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है, ये था हमारा पहला। अब दूसरा समझते हैं, पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। ये स्टूडेंट्स रिन्यूएबल क्या होता है? वैसा कोई भी रिसोर्स जिसका इस्तेमाल हम एक बार नहीं कई बार कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल तरीके से, उसको कहते हैं रिन्यूएबल या फिर रेप्लेंशिएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल है पानी। अब एक पानी है, बारिश का पानी है, तो वो बारिश पानी से हम नहा भी सकते हैं और उसी पानी को रखकर फिर हम प्लांटिंग भी कर सकते हैं, है ना। एक पानी को हम क्या कर सकते हैं, कपड़ा भी धो सकते हैं और उसी पानी को फिर हम गार्डन में धो सकते हैं या बाहर घर भी धो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार का जो पानी है, पानी क्या बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसका इस्तेमाल कई बार हो सकता है। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या है, एक बार हमने एक चार्ज किया उसका दोबारा भी तो सनलाइट आएगा ना, तो यानी कि सनलाइट से जो रिसोर्सेज आ रहा है वो क्या बेसिकली रिन्यूएबल है, बार बार हो सकता है ना। ऐसे रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल बार बार होगा, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ कर लिया तो दोबारा यूज़ नहीं होगा, क्लियर है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जस्ट अपोजिट। वैसे कोई भी रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम एक बार ही कर सकते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता है। फ्यूचर के लिए भी बेसिकली बहुत ज़रूरी, इसको सेव करके रखना बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, तो इसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं और ये बनेगा भी तो बहुत लंबा टाइम लगता है इसको दोबारा बनने में, ठीक है। बहुत जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम जो है बहुत ही लंबा है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको फॉर्मेशन करने में, जैसे कि मिनरल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रकार के रिसोर्स, जैसे एग्जांपल में हमें मिट्टी को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वैसे एग्जांपल में और क्या ले सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल का कोयला। अगर एक कोयला एक बार जल गया तो क्या वो दोबारा कोयला बनेगा? नहीं बन सकता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल है ना। बिल्कुल क्लियर है, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही एग्जांपल लेंगे, अगर हम बताएंगे कि कॉपी, पेज क्या है, पेज रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, पेज क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या फिर नॉन रिन्यूएबल है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तीसरा टाइप जो है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, है ना, अधिकार के हिसाब से, ऑनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है 4 प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति का हो, जैसे कि खुद का लैंड, खुद का घर, खुद का फ़ोन, खुद का टीवी, कुछ भी जो आप सिर्फ आपका है ना, उस पर पूरे समाज का, बहुत सारे लोगों का उस पर अधिकार नहीं है। आपके कपड़े, आपका फ़ोन, ये सब क्या है, इंडिविजुअल। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो किसी व्यक्ति का हो, व्यक्तिगत हो, ऐसे प्रकार के रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स वैसे प्रकार के रिसोर्सेज कहते हैं जो बेसिकली एक्सेसिबल है जितने भी मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, समुदाय के। जैसे एग्जांपल है पार्क। अब पार्क में जाते हैं तो क्या है, पूरे समुदाय के लिए वो पार्क है, वो व्यक्तिगत तो नहीं है हमारा, उसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई भी घूम सकता है, कोई भी झूला झूल सकता है। तो पार्क क्या हो जाएगा, पूरे समुदाय का है, पूरे कम्युनिटी का है, पूरे समाज का है, ठीक है। वैसे ही प्लेग्राउंड, खेलने वाला मैदान में तो कोई भी खेल सकता है। आप किसी भी मैदान में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ पे तो कोई भी खेलता है ना। तो ये क्या है, कम्युनिटी, जिस पे अधिकार सभी का होगा। जब आपका होगा तो क्या होगा, इंडिविजुअल, जिससे हम पर्सनल रिसोर्स भी कह सकते हैं। और कम्युनिटी मतलब जिस पे सारे लोगों का अधिकार होगा, ऑल मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के, उनका अधिकार होगा। ये ऑनरशिप के आधार पर डिवाइड किया गया रिसोर्स को। तीसरा टाइप जो है वो हमारा है नेशनल। नेशनल नाम ही नेशनल, वैसा रिसोर्स जो देश का है ना। जैसे एग्जांपल में रेलवे बोल सकते हैं, रोड, रेलवेज, वाटरवेज। अब रेलवे किसका है, ना आपका है ना हमारा है, सबका है ना, ये तो उस पर तो कोई भी बैठ सकता है, पूरे देश का है, इससे पूरे देश का अधिकार है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, नेशनल। जो देश का रिसोर्सेज को क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्सेज। अब कुछ क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसा रिसोर्स जो इंडिविजुअल किसी कंट्री का नहीं है, उसका इस्तेमाल सारी कंट्रीज़ कर सकती हैं। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक एग्जांपल है, जिसमें सभी कंट्रीज़ के बैंकों का पैसा जमा होता है। सेंट्रल बैंक का पैसा जो जमा होता है रिजर्व के रूप में, वो कहाँ होता है, वर्ल्ड बैंक में होता है ना। हर कंट्री का जो रिजर्व बैंक होता है, जैसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, इंडिया में से रिजर्व बैंक कहते हैं, तो हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक का पैसा जो होता है वो कहाँ होता है, रिजर्व में रखना, तो वो वर्ल्ड बैंक में होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे कि ओशनिक वाटर, ठीक है, बियॉन्ड 200 किलोमीटर, ये सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। समुद्र के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करना ये किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं है, इस पर कोई भी कंट्री ट्रैवल कर सकती है उस रास्ते से। अगर चाइना का भी है, जापान का भी है, इंडिया का भी रास्ता है, तो ऐसा नहीं कि उस रास्ते पर सिर्फ इंडिया ही जाएगा, चाइना ही जाएगा, उस पर कोई भी कंट्री जा सकती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा।
वैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई भी जो प्लेन है वो आ सकता है किसी भी कंट्री से, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अभी तक हमने समझा किसके आधार पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, एक्सॉस्टिविटी के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, और चौथा जो है स्टेटस एंड डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है वो समझते हैं। तो स्टेटस एंड के डिवाइड पे बांटा गया रिसोर्सेज को 3 प्रकार से बात करेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी रिसोर्स जो किसी एक क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं, नॉट इन यूज़। जैसे कि सोलर एनर्जी राजस्थान में, विंड जो है गुजरात में, पोटेंशियल तो है इस्तेमाल करने का लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल समझिए, एक ग्लास है जिसमें पानी है। ठीक है, ये ग्लास है और इस ग्लास में पानी यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक, इस लेवल तक है, लेकिन इस ग्लास में पानी कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन पानी कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो इसका पोटेंशियल कितना है? यहाँ। और एक्चुअल कितना है? यहाँ। तो पोटेंशियल का मतलब कितनी उसकी क्षमता है। ठीक है, तो वैसा रिसोर्स जिसका क्षमता है, ठीक है, पोटेंशियल है, जो बेसिकली इस्तेमाल में नहीं होता है। तो ग्लास बड़ा है लेकिन उसमें पूरा नहीं है, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ पूरा पोटेंशियल का। तो वैसे रिसोर्सेज जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में सोलर एनर्जी राजस्थान में, विंड एनर्जी गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक नाम ही है स्टॉक। वैसे रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं। एग्जांपल में मान के चलिए आपके पास फ़ोन है, लेकिन आपके पास फ़ोन तो है लेकिन उसमें ना तो डेटा है ना तो वाईफाई है जिससे आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फ़ोन कोई काम का है क्या? कोई रिसोर्स वो काम का है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक मान लीजिए एक शर्ट है और शर्ट में बटन नहीं है, क्या वो शर्ट काम का है क्या? नहीं, बिल्कुल भी वो काम का नहीं है। एक चार्जर इसमें सब पिन ही नहीं है, क्या वो काम का है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या कहलाएंगे? स्टॉक। मतलब कि उसको इस्तेमाल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो ही नहीं है आपके पास। एक व्यक्ति के पास फ़ोन है लेकिन चार्जर नहीं है, तो स्टॉक रिसोर्सेज कहलाएगा, क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, लैक ऑफ टेक्निकल। या फिर किसी व्यक्ति के पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है, चार्जर है, सब कुछ है, लेकिन उसको चलाने ही नहीं आता कि उसको चलाएंगे कैसे। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है ना, तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपके पास कंप्यूटर है लेकिन आपको ऑन करने नहीं आता है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगा? ऐसा रिसोर्स क्या कहलाएगा? स्टॉक रिसोर्सेज कहलाएगा। कैसे हमको हाइड्रोजन यूज़ करना, ऑक्सीजन यूज़ करना है सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो ये आपको, अगर आपको बोलेंगे कि मिसाइल आपको दे देंगे, बोले मिसाइल चलाओ, रॉकेट ला के दे देंगे चलाओ, तो आपको तो पता ही नहीं कौन सा बटन दाबेंगे तो उड़ेगा, कौन सा बटन फट जाएगा, यहीं पे पता ही नहीं है आपको, तो आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो इसको कहते हैं स्टॉक। ठीक है, मतलब कि आपको पता ही नहीं है यूज़ करना कैसे है। क्लियर है? नेक्स्ट रिजर्व क्या है? यहाँ पे समझा हमने स्टॉक। अब नेक्स्ट रिजर्व क्या? सबसे टफ स्टॉक, मतलब जब बहुत चीज़ें जो है हमारे पास वो जमा है, इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, वो जमा है, सब कुछ है उसके पास, टेक्नोलॉजी भी इनफ है, चलाने भी आता है, लेकिन वो फ्यूचर नीड के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में वाटर जो होता है स्टोर किया जाता है डैम्स में। क्यों? बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाता है, तब जब पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में काम आएगा, तो फ्यूचर नीड के लिए वो रखा गया है। आप अपने घर में पानी टैंक में फुल करके रखते हो, क्यों रखते हो? जब पानी नहीं होगा आपके घर में, लाइट कट जाएगा, मोटर नहीं चल पाएगा, तो उसका इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं। इन्वर्टर भी क्या है? एक प्रकार फ्यूचर नीड्स के लिए, जब लाइट कटेगा तो वो इस्तेमाल होगा। ऐसे प्रकार का रिसोर्सेज क्या है? ऐसे प्रकार का रिसोर्स रिजर्व रिसोर्स में आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने समझा बेसिस के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया है 4 प्रकार से, और कैसे कैसे बांटा गया हमने यहाँ पे समझा। ये सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पूरा PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और वैसे मैं ऑब्जेक्टिव तो अभी लास्ट में करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए क्या होता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि डेवलपमेंट जो होगा वो होता रहेगा बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, बिना, जो एग्जांपल में समझिए, सिंपल से, नुकसान नहीं पहुंचाना हमें, लेकिन डेवलपमेंट होगा। सबसे डेवलपमेंट का मतलब कि हम एक घर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने घर बनाने के लिए सामने जो पेड़ है उसको काट देंगे, इससे क्या हो गया? इससे तो रिसोर्स नुकसान होगा रिसोर्स का। तो बिना, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें उपलब्ध हैं उसको बिना डैमेज किए हुए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, बिना प्रेजेंट का जो है वो हमारा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में है सो नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द फ्यूचर जनरेशन, इससे फ्यूचर में जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। अगर हम क्या कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। बिना, सिंपल है, बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना जो डेवलपमेंट हो रहा है। एग्जांपल में एक पुल बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन आप पुल बनाया जा रहा है तो वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं पहले से, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है। अब क्या कर रहा है सरकार, एक तरफ तो पुल बना रहा है और एक तरफ झुग्गी झोपड़ी वाले को, लोगों को यहाँ से हटा दिया। तो ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो फ़ायदा एक तरफ नुकसान। डेवलपमेंट का मतलब क्या, बोलिए कोई बात नहीं, आप नीचे रहिए, हम ऊपर से पुल को निकाल देते हैं, ऊपर को पुल से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे तो ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन तो क्या हो जाएगा, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। जब ऐसा होगा कि बिना डैमेज किए हुए हम ग्रो करेंगे, बिना डैमेज किए हुए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जाएंगे डेवलपमेंट करेंगे, तो वो कहलाएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। देखिए लैंड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे प्लेन्स का संख्या 43% है, माउंटेन्स का 30% है, प्लेट्यूज का 27% है। ये सब आपको डेटा याद रखना है। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। क्या होता है, जब लगातार हम लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत लंबे समय तक बिना किसी मेजर्स का इस्तेमाल किए, बिना कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उस पर खाद नहीं डाल रहे हैं, उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो लैंड डिग्रेड होगा। डिग्रेड मतलब घटेगा, मतलब ऐसे लैंड्स का कमी हो जाएगा जिस पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिस पे हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और इससे हो सकता है कि फ्यूचर में उत्पादन भी घट सकता है। कौन कौन से वो मेजर्स हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, लैंड के जो क्षमता है उसको कम करने से कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से रोकना होगा, टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज। और प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा ग्रेजिंग का, जानवर को चराने का कंट्रोल करना होगा कि ऐसे नहीं किसी जानवर को भेज दिया। ओवर ग्रेजिंग को रोकना होगा, प्लांटिंग को रोकना होगा, घर को ठीक से बनाना होगा, बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स करने होंगे, स्टेबलाइजेशन करना होगा सैंड ड्यून्स का, बहुत सारे प्रकार के थॉर्नी ब्रशेस को क्या होगा, ग्रो करना होगा, माइनिंग को कंट्रोल करना होगा, है ना, ज़्यादा खेती को अवॉइड करना होगा, और फर्टिलाइज़र्स का अधिक इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का अधिक इस्तेमाल, बीजों का, केमिकल्स का, दवाइयों का ज़्यादा अधिक इस्तेमाल भी रोकना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है और लैंड जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं रह जाता है, फर्टिलिटी वो खो देती है लैंड। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। क्लियर? उसके बाद डेनुडेशन जो है सॉइल का, उसको कवर करना होगा, लगातार उसको धोना होगा। ठीक है, सॉइल इरोजन। और कारण क्या है सॉइल इरोजन का, तो सॉइल इरोजन होता क्या है, मतलब जब मिट्टी का नुकसान हो जाना, लैंड, एयर, वाटर की वजह से मिट्टी का ऊपरी परत का नुकसान हो जाना, हवा बहने की वजह से, पानी होने की वजह से, उसको कहते हैं हम सॉइल इरोजन। और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी हो सकते हैं, जब पेड़ को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग, डिफेक्टिंग मेथड को जो फैनिंग करते हैं, नेचुरल फोर्सेस भी हो सकता है, यानी कि हवा बहेगा तो ग्लेशियर की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से, इसकी वजह से मिट्टी का नुकसान होता है। तो ये सब एक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। इरोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गली इरोजन, दूसरा होता है सीट इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, जब जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर है, वो क्या करता है, क्ले सॉइल को कट करता है और उसमें एक डीप चैनल क्रिएट करता है। ठीक है, उसी को हम गलीज कहते हैं, मतलब एक गहरा जो होल क्रिएट करता है उसको गलीज कहते हैं। और इसकी वजह से लैंड का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बुरा हो जाता है। और जो चंबल बेसिन है, चंबल जैसे बेसिन, जैसे लैंड हो गया, उनको हम क्या करते हैं, बेसिकली रिवाइंस करते हैं। दूसरा है स्वीट इरोजन, जब टॉप सॉइल जो होता है, मिट्टी का ऊपरी परत का जो एरिया होता है, लार्ज एरिया, उसको जब धो दिया जाता है, तो ऐसे प्रकार के मिट्टी के नुकसान को हम सीट इरोजन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई भी प्लांट का गमला है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, पानी के साथ वो कुछ मिट्टी भी निकल के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे प्रकार का नुकसान की मिट्टी को क्या कहेंगे, सीट इरोजन कहेंगे। बहुत बढ़िया। क्या मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, खास तौर पे हिली एरियाज़ में? प्लफिंग को करना होगा किसके साथ, कंट्रोल लाइंस के साथ। प्लफिंग को टेरेस कल्टीवेशन करना होगा, स्ट्रिप फार्मिंग करना होगा, है ना, शेल्टर बेल्ट्स लगाने होंगे। सॉइल के टाइप्स कितने होते हैं, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। यहाँ पर सबसे डिस्कस पहले करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। देखिए जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, पूरा जो नॉर्दर्न भाग है कंट्री का, वो किससे बना है, एलुवियल सॉइल से बना है। ये खास तौर पे कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है, और ख़ास तौर पे जो महानंदी डेल्टास जो है महानंदी का, वहाँ पे गोदावरी में, कृष्णा
और कावेरी नदी के आसपास में ये पाया जाता है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल यहाँ बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये बहुत ही बेहतर सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल बहुत ही बेहतर होता है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है। और इसमें पोटासियम की संख्या, फॉस्फोरिक की संख्या बहुत अधिक होती है, जो बहुत ही अच्छा माना गया है किसी भी अनाज का उत्पादन करने के लिए। आइडियल बेसिकली बहुत ज़्यादा है किस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, शुगर केन, पैडी, व्हीट और भी कई प्रकार के अनाज और पल्स दाल वाले चीज़ों का। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने में भी ब्लैक है, और ये आइडियल ग्रोइंग है किस चीज़ के लिए, कॉटन के लिए, इसलिए इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लेट्यूज में पाया जाता है, महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी, कृष्णा वैलीज़ के। ये बेसिकली कहाँ बनता है? एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा प्रकार का मिट्टी माना जाता है, जैसे कि क्ले मटेरियल हो गया। ये अपने कैपेसिटी की वजह से बहुत जाना जाता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड करता है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा अधिक टाइम तक होल्ड रह पाता है। अगर किसी मिट्टी में पानी अधिक टाइम तक होल्ड रहे, इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब बहुत ही अच्छे प्रकार से उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है रेड और येलो सॉइल। ये बेसिकली पाया जाता है ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे कि ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट जो है मिडिल गंगा प्लेन के, वहाँ पे भी पाया जाता है। ख़ास तौर पे पिडमेंट जोन जो है और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो पिडमेंट जोन है वहाँ पे, और ये डेवलप होता है रेडिश कलर में। ठीक है, रेडिश कलर में इसका कलर होता है। क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से, आयरन के डिफ्यूजन की वजह से क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा इसका कलर रेडिश हो जाता है। लैटराइट सॉइल क्या होता है? ये बेसिकली ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, बारिश भी काफ़ी अधिक होता है। खासतौर पे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज जो हैं उड़ीसा और आसाम के, वहाँ पाए जाते हैं। ये सूटेबल होता है कल्टीवेशन करने के लिए, एडिक्वेट, जहाँ पे मैन्यूअर्स उपलब्ध हो, फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो, और ये लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे नमी बहुत ही कम होती है, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया पाया जाता है, और इसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैक्टीरिया इसमें तो होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, तापमान अधिक होगा, तो ऑटोमेटिक ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। बस अब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, 2 टॉपिक और बचे हुए हैं दोस्तों। एराइड सॉइल क्या होता है? ये वेस्टर्न पार्ट से पाया जाता है, राजस्थान के, और इरिगेशन करने के बाद ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेबल बन जाता है, अच्छा बन जाता है। लेकिन इसमें भी ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही सूखा होता है। ये आमतौर पे ड्राई टेम्परेचर में बनता है, जिसकी वजह से इवोपरेशन, मतलब कि नम जो भाप होता है, गर्मी होता है, वो बढ़ जाता है, और साल्ट कॉन्टेंट तेज़ी से इवोपरेट होता है यहाँ पर। उसके वजह से साल्ट कंटेंट बहुत हाई होता है। कॉमन साल्ट भी यहाँ पे ऑब्टेन होता है, कैसे करके? पानी को उबालकर। लास्ट टॉपिक पे आ गए दोस्तों, फॉरेस्ट सॉइल्स क्या होता है? फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली ऐसा सॉइल है जो कि हिली और माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह फीचर्स बेस्ड करेगा कि लोकेशन पे, कि लोकेशन क्या है, लोमी और सिल्टी वैली साइड्स में, कोर्स ग्रेन अपर स्लोप्स में, और सी लोअर पार्ट्स जो है वैली का, वहाँ पे रिवर टेरेस एलुवियल सॉइल्स फैंस जो फर्टाइल होते हैं, इन एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर? किस प्रकार का रिसोर्स है आयरन ओर? रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, नॉन रिन्यूएबल? चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका जवाब बिल्कुल क्या होगा? आयरन है, तो आयरन का इस्तेमाल तो बेसिकली क्या होगा? इट इज़ अ डी, नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल डी होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स जो है वो टाइडल एनर्जी को पुट कर सकता है? ये आपके एग्जाम में बुक के सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 10th का। रेप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, अबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, टाइडल एनर्जी कैसा एनर्जी है? तो ये क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से। ये होगा रेप्लेनिशेबल, सेकंड नंबर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? सबसे मेन कारण क्या है लैंड के नुकसान होने का पंजाब में? इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन? चलिए बताइए।
तो क्या होगा क्या नहीं होगा? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन तो यहाँ पे नहीं है, जंगल तो है नहीं यहाँ पे, खेती बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इंटेंसिव कल्टिवेशन होगा कि ओवर इरिगेशन होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन इज सी, ओवर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती होता है जैसे कि आपको पता है, ये कारण है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है? पंजाब, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल। तो आंसर इज डी, उत्तरांचल। सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अटेंड भी कर सकते हैं। पहले आपको देखना है खुद से कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस। कौन सा स्टेट है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात। जम्मू एंड कश्मीर तो नहीं होगा, गुजरात, झारखंड या फिर राजस्थान। चलिए बताइए फटाक से, अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर होगा गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या परसेंटेज है हमारे लैंड का जो अंडर फॉरेस्ट में अकॉर्डिंग है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? इसका जवाब तो आपको दिख ही रहा है। कितना परसेंट है लैंड का जो अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से? 92 टू 33%। नेक्स्ट, ये आसान सा सवाल है आपके लिए। ऐसे मटेरियल्स एनवायरनमेंट में जो पोटेंशियल को विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो मानव की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, लेकिन ह्यूमन्स डू नॉट हैव एप्रिशिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन ह्यूमन को टेक्नोलॉजी नहीं है, दोस्तों क्या वैसे दोस्तों क्या कहते हैं? पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप, रिजर्व। चलिए बताइए, अभी अब बताया कि हमें रिसोर्स तो है लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता क्योंकि पता नहीं है। ठीक है, क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही जवाब, स्टॉक। स्टॉक होगा। पाउज करके आपको अटैम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। ये सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, 19.2। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक क्वेश्चन आपको मैं अभी दे रहा हूँ जिससे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, इसको सवाल आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए स्टूडेंट्स। सबसे मोस्ट कॉमन सॉइल नॉर्दर्न इंडिया का कौन सा है? ब्लैक सॉइल, लैटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर रेड सॉइल? इसका जवाब मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कवर करके बताना है। और ये वीडियो जो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है और आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन से 15, फिर आपको पाउज करके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बस डेट्स इट। तो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसमें पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही करवाऊंगा हमारे आपको हर चैप्टर का। तो पसंद आया तो बताइए, कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।